अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद प्रोग्राम से हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं या बच्चे हैं वो इस सियासी चपकलश में उनके साथ वो सख्ती वाला सलूक नहीं होना चाहिए। तो आज उस हवाले से एक मुस्बत पेशरफ्त ये है कि बुशरा बीबी की रिहाई आज अमल में आई है। और बुशरा बीबी के अलावा और ख़वातीन भी हैं। इमरान खान की बहनें हैं लाहौर में, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, और शायद इसके अलावा भी कुछ हों, मुझे सबका मालूम नहीं है कौन से इनके वर्कर्स हैं। तो पाकिस्तानी सियासत में आम तौर पर माजी के अंदर, माजी करीब के अंदर नहीं, माजी बईद के अंदर ये एक रवायत होती थी कि ये सियासी मामलात के अंदर घरों के अंदर तक नहीं पहुंचा जाता था कि खातून को, बीवी को उठा लिया, बच्चे को उठा लिया, बहन को उठा लिया। लेकिन ये पिछले चंद सालों में ये नया रवाज शुरू हुआ। पहले मरियम नवाज़ उसका निशाना बनी, आसिफ अली जरदारी की बहन उसका निशाना बनी, शहबाज शरीफ की साहबजादियों को नोटिस नैब से भेजे गए, वो गिरफ्तारी से उस स्टेज पर आने से बच गई। लेकिन ये वो मामला थे जो पहले नहीं होते थे। राना सनाउल्लाह के ऊपर 25 किलो हीरोइन डाल दी। तो हर नया दौर उसके बाद जो आता है वो पहले से ज़्यादा बदतर आता है, बेहतर नहीं आता, उससे ज़्यादा बदतर आता है। पिछले दौर में अगर 100 चोरों वाले, डाकुओं वाले काम किए थे तो उससे अगले वाले में उससे 10 गुना से ज़रब देकर फिर वो उतने बुरे काम किए जाते हैं। तो हमें इससे अगर गुरेज कर लें तो पाकिस्तान को महज़ब तरीके से हम आगे चला सकते हैं। औरतों की भी इज़्ज़त रहने दें, बच्चों की भी हिफाजत रहने दें। क्यों ये टॉर्चर जो है हम फैमिलीज़ के ऊपर इन्फ्लिक्ट करते हैं जिससे बचा जा सकता है। सियासी मुखासमत के अंदर अपने मुखालिफ को जेलों में डालना वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी आम है, वो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। एक की हुकूमत आती है तो वो दूसरे को उठा के जेल में डाल देता है कि मेरे लिए चैलेंज ना रहे। लेकिन घर की औरत और बच्चे, इसकी ऊपर हिफाजत भी और इज़्ज़त भी बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन साथ तासुर ये जा रहा है और वो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस भी करेंगे। फैसल वाडा ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट देकर उस बहस का आगाज़ किया कि एक डील के नतीजे में बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आ जाएगी। ये एक दो रोज़ पहले से उन्होंने कहना शुरू कर दिया। आज बुशरा बीबी की रिहाई हो भी गई। तो क्या कोई डील है, ऐसा अरेंजमेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया? इमरान खान को वकला से मिलने की इजाज़त भी मिल गई, क्योंकि इस आइनी तरमीम से पहले हुकूमत ने पूरी कोशिश की थी कि इमरान खान कैद तन्हाई में रहें, उनके वकील या उनके पार्टी के लोग उनसे इंटरेक्ट ना कर सकें। उसका शायद एक इनडायरेक्ट फ़ायदा ये था कि इमरान के नीचे उनकी पार्टी डायरेक्शन लेस होती है, वो अपने पोलिटिकल डिसीजन भी लेने की अहलियत नहीं रखती। ये अच्छा पहलू कह लें या मनफी पहलू कह लें, लेकिन उसी एक शख्स के नीचे वो फ़ैसला साजी कर सकते हैं। अगर वो शख्स मंजर से हटता है तो पार्टी उसके नीचे ये तय नहीं कर पाती कि हम पॉलिटिकल कमेटी में बैठकर कौन सा फ़ैसला करें, क्या उस जो आइनी कमेटी है उसका हिस्सा हो या नहीं, मौलाना फजलुर रहमान से जो चीज़ें तय की हैं उसको इंडोर्स करें या नहीं, या उनकी खुली मुखालफत करनी है या नहीं करनी है। वो यहाँ तक करने से फ़ैसला गुरेज करते हैं। तो यहाँ पर इमरान खान से जो मुलाकात की पाबंदी थी, किसी हद तक मैं कहूँगा कि हुकूमत को उसका फ़ायदा हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल बेयारो मददगार राइट और लेफ़्ट देखती रही है कि क्या करना है, इन तरामीम की हमायत करनी है या मुखालफत करनी है, पूरे प्रोसेस का हिस्सा भी बने। इवन सेनेट और कौमी असम्बली में वोट भी डाल दिए और फिर चीफ जस्टिस की तैनाती के वक्त कहा कि नहीं, हम इस कमेटी में नहीं बैठेंगे, क्योंकि उस वक्त उन्हें लगा कि सोशल मीडिया से उन्हें बहुत बुरा भला कहा जा रहा है। दूसरा इमरान खान का इशू है। क्या बुशरा बीबी की रिहाई अगर अमल में आई है तो इसका फ़ायदा इमरान खान की रिहाई की शक्ल में सामने आ सकता है? इसके ऊपर एक तासुर ये है कि नहीं, इमरान खान एटलीस्ट अगला 1 साल जेल में गुजारेंगे। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, रियासत अली आज़ाद साहब हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से, और सेनेटर हुमायूं महमद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। सेनेटर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो डील वाला तासुर है, पहले तो इसी की वजाहत फरमा दें कि कहीं कोई इंटरेक्शन हुआ बिहाइंड द सीन, ऐसी कोशिश हुई कि कुछ टेम्परेचर्स नीचे लाए जाएँ, कोई वर्किंग रिलेशनशिप इम्प्रूव की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए नदीम साहब, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊंगा। जब हम बात करते हैं ना कि ये औरत, घर की औरत की बात करते हैं और सबकी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशंस, घर की औरत और पॉलिटिशियंस के दरमियान में फ़र्क है। घर की औरत वो होती है जो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेती, जो बाहर आके कॉन्टेस्ट नहीं करती, जो कैंपेन नहीं करती, जो पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड करती, जो अपनी पार्टी की पोजीशन होल्ड नहीं करती। आप अगर आर्गुमेंट देंगे तो मैं आपको फिर आर्ग्यू करूंगा कि बुशरा बीबी के मुताल्लिक ये तासुर था कि पंजाब हुकूमत में बुज़दार की मौजूदगी बुशरा बीबी के फैसले की वजह से। मैं इसके ऊपर आपको 150 और मिसालें दे दूंगा कि फराह या जमील गुजर का क्या रोल था, लेकिन इसको छोड़ दें, बुशरा बीबी की रिहाई पे आ जाए। व्हाटएवर इट इज, वो एक तासुर है, तासुर नहीं है, वो एक तासुर है।
उसके देखिए उसके वो तासुर है, वो डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली कुछ नहीं है, वो इनडायरेक्टली इसके थ्रू उसके थ्रू उसके थ्रू, मैं आजाद साहब के थ्रू आपके थ्रू जाके अगर आप इस्रार करेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि बीबी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की वजह से बाजार चीफ मिनिस्टर पंजाब था, और मैं इसको किसी शक की बुनियाद पे नहीं कह रहा। मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, लेकिन वो इस चीज को मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, हाँ ये जरूर बात है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना, ठीक है, ये मैं जरूर कहूंगा। अब बात जाती है डील की। देखिए सिंपल सी बात ये, अगर मैं डील करने वाला, ये याद रखें दो चीजें होती हैं, या बंदा उसूल पे खड़ा होता है या बंदा डील करता है, ये शुरू से उसकी नेचर में होता है। अगर मैं डील करने वाला बंदा होता हूं ना, तो पहले 6 महीनों में डील करना शुरू कर देता हूं। मैं पहले 6 महीनों में अपने अगले फ्यूचर के बारे में देखना शुरू कर देता हूं कि क्या है, और मैं उसी वक्त वो चीज करना शुरू कर देता हूं। मैं जाके जेल के अंदर से जाके मैं लोगों को ललकारूंगा नहीं। आपने इससे पहले किसी ऐसे पॉलिटिशियन को देखा है कि जो जेल के अंदर जाके और उसने डील की हो, वो बाहर निकल रहा और जेल के अंदर से ललकार रहा हो, सिस्टम को पूरे को ललकार रहा हो? नहीं किया। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो अगर डील करनी होती, वो आज से साल पहले डील कर चुके होते। अगर डील करनी होती, उन लोगों ने क्या कहा था? डील के लिए जो लफ्ज सुनने में आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने आम बात की है, उन्होंने कहा था कि इमरान खान को कह रहे थे कि आप 2 साल के लिए खामोश हो जाएं, कुछ ना बोलें, आपको हम निकाल देंगे, लंदन चले जाएं, हम आपको निकाल देंगे, खामोश है। उसने कहा मैं 3 साल की बात करता हूं, मैं 3 सेकंड खामोश नहीं रहूंगा। डील करने वाला यह बात नहीं करता। डील करने वाले की, इमरान खान की फितरत नहीं कि वो डील करे। अगर उसने डील करना होता, वो कभी इस पोजीशन पे आता ही ना। अगर उसने डील करना होता, उसके पास मुशर्रफ के जमाने में कोई 26 सीटें होती है। अगर वो डील करने वाला बंदा होता, तो वो आज से तकरीबन कितने जनरल मुशर्रफ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो इमरान को अगर 26 सीटें देते तो इमरान खान उनके साथ वजीर बन के बैठे होते। उन्होंने इमरान को 26 सीटें नहीं दी, बन के बैठा होता। उनको इमरान को उन्होंने 26 सीटें नहीं दी। वो प्राइम मिनिस्टर, मैंने उनके जनरल मुशर्रफ के बहुत से इंटरव्यूज किए हुए, इसलिए आप एग्जेजरेट कर रहे हैं। एक अली मीन गंडापुर का मैं आपको सुनना चाहूँगा, फिर आज़ाद साहब से भी उसके ऊपर राय लेंगे। दिखाई गई इन्होंने असम्बली में जिस दिन डी चौक में एहतजाज लेकर आए थे, और फिर वो अचानक गायब हो गए, जिसके मुतालिक तासुर ये था कि खुफिया मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे। उसके बाद वो असम्बली में नमूदार हुए और उन्होंने क्या कहा? तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि इदारों में वो लोग जो चाहते हैं, और इंशाल्लाह सब चाहते हैं, सिर्फ ये है कि वो अंदर की जो चीज है वो बाहर आने के लिए टाइम लग जाता है। अब कौम की पोजीशन देकर तमाम इदारे बैठकर एक फैसला करेंगे। मैं इंतजार करूंगा इस बात का, जल्द पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा। अब आज़ाद साहब, आपने ये बयान सुन लिया, कमेंट आप इनकी तकरीर के ऊपर भी और गंडा साहब के बयान के ऊपर दोनों पे कर दें। देखिए, पहले मैं जो बेल के हवाले से आपने कहा, मैं उस पर एक लीगल बात करना चाहता हूँ। बेल जो होती है ना दी भाई, ये होती है डिस्क्रिशन, ये इधर भी इस्तेमाल हो सकती है, और ये एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं होती। ये डिपेंड करता है, कोई डेंट डाउट, कोई ऐसा लेकुना केस के प्रोसिक्यूशन के अंदर हो, तो उसका बेनिफिट जो है ना वो मुल्ज़म या मुल्ज़मा को दिया जाता है। और ये बेसिकली चेंज ऑफ कस्टडी होती है। अब जुडिशल कस्टडी से उसको एक गारंटर, एक श्योरिटी, उसके हवाले से उसको कर दिया गया। 10 लाख के मुचलके भरे हैं और उस पे रिहाई हो गई। यानी चेंज ऑफ कस्टडी है कि वहां उन्होंने रखा हुआ है कि यहाँ से आपने नौमा नहीं होने दी ना जी, उन्होंने ये जरूरी तोशा खाना के पता नहीं 6 केस नए घड़ लिए, फजूल केस थे, लेकिन वो 9 महीने जेल काटी ना। उसमें ये कि देखे 9 माह बिल्कुल बिहाइंड दी बार वो रही, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोर्ट ने जब फैसला किया, उन्होंने कहा कि इसके अंदर ये लेकुनास है। पहले नजर नहीं आए थे ना, जब बेल उनकी लगी है, बेल अभी लगी, नजर ही तब आते हैं जब पहले नैब कोर्ट से उनकी रिजेक्ट होगी, ठीक है, फिर आ गए हाई कोर्ट। नैब वालों को पता नहीं चला कि लेकुना नहीं, वो देखिए हर कोर्ट जो है ना अपने एंगल से उस केस को देखती है। सुप्रीम कोर्ट में जाके लोगों की अब रिहाई कैसे हुई ये बता दें, छोड़े जजों के ऊपर मैं कुछ कमेंट ना कर दूं। मेरी जाती राय में जिस जज ने बेल दी है वो बहुत इंटेग्रिटी वाले जज है, वो बहुत अपराइट इंसान है। मैं कहता हूँ कमाल के आला ज़र्फ जज है। मैं उस हाई कोर्ट का सदर हूँ, मैं उन तमाम जजेस को जानता हूँ, बहुत इंटेग्रिटी वाले। आई हैव नो वर्ड,
मैं कहता हूँ इतने मैचलेस इंसान है, इतने कॉम्पिटेंट और इतने अपराइट ऑनेस्ट जज उनसे हैं। नीचे जो जज जब तक जमानत नहीं दे रहे थे उनके मुताल्लिक ये राय दे रहे हैं। देखिए जब तक देखें इनके पास 100 मोटो अख्तियार तो नहीं है हाई कोर्ट के पास, वो तो जब मैटर उनके सामने आएगा तो वो मैं हाई कोर्ट के ऊपर तो कमेंट ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ सारी अदालतों से केस होके वहां तक पहुंचा ना जी। तो वो नीचे वाला है ना, तो इसीलिए ऊपर गया ना कि नीचे हाई से कोर्ट के साइड तो होके। सारे जज ही अच्छे, मैं तो शाबाशी देता हूँ बिल्कुल जजों को। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उन्होंने फैसला बिल्कुल मेरिट पे किया है। और चूंकि प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि ये मेन मुलजमा है, आज अब इसमें एक और टेक्निकल बात नदीम भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं कि ये मेन मुलजमा है। अगर प्रिंसिपल अक्यूज की बेल होगी तो इमरान खान तो फिर प्रिंसिपल अक्यूज नहीं, प्रिंसिपल अक्यूज तो नहीं। फिर तो ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। लेकिन ये कमाल का केस ये है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, तोशा खाना का गिफ्ट इमरान खान लेके अपने घर आ सकता था, वो प्रिंसिपल एक्यूज नहीं है, उसकी अहलिया प्रिंसिपल एक्यूज है। ये तो उनका केस है ना, प्रोसिक्यूशन तो कमाल का केस तो है ना। प्रोसिक्यूशन ने जब ये कमाल का कह केस दिया किया हुआ है ना जी। तो इसका बेनिफिट इमरान खान को जाएगा, उनकी बेल आसानी से हो जाएगी। वो इस उसकी केस में हो reason जाएगी तो ये किसी है और केस में कि शुरू हो जाएगी principal- पकड़। वो एक अलग इशू, वो तो लेकिन बुशरा prosecution बीबी का के मामला केस है। में नया केस नहीं घड़ा गया ना, घड़ा जा सकता था। उसमें ये आप देखें ना, बुशरा वो कह बीबी देते हैं कि को रियासत अली 16 एजाज साहब MPO जा के रहे तहत या उसके तहत arrest रियासत नहीं अली किया जा एजाज साहब को सकता। खतरा है बुशरा बीबी से, इसलिए बुशरा बीबी को दोबारा 6 महीने के देखिए अंदर कर दो। अगर तो वो आज केस नहीं ना हुआ। ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है तो वो जो 16 MPO के तहत और उससे वो नजर बंद कर देते हैं, वो एक आज इनके रिहाई पास कैसे थी। हुई है बताएं आप। उनकी बेल या- हुई है, मेरी जाती राय में मेरिट पे बेल हुई है। टेक्निकल और बातों की तरफ आप बिल्कुल चले जो गए। बेल थी ये डिस्क्रिशन थी और कोर्ट ने एक अच्छा स्पीकिंग ऑर्डर किया है। नया केस भी और नहीं बनाया आज। देखिए ये बतौर पनिशमेंट, ये मेरी बात सुन ले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बतौर सजा किसी को बिहाइंड दी बार नहीं रखा जा सकता। अगर कोर्ट समझती है कि इसके अंदर इसको जो सजा हुई है इसका भी अपील का फैसला होना, इन द मीनवाइल लगता है कि कैसा ऐसा एस्टेब्लिश नहीं हुआ। आजाद साहब से जो जवाब लेना चाहता हूँ वो आजाद साहब जवाब देने से मैंने गुरेज कर जवाब रहे दे हैं। दिया, कोर्ट ने बिल्कुल मेरिट पे फैसला किया। मैं चूंकि एक बिलाल लॉ अजहर- का स्टूडेंट हूं, मैं लॉ की बात बिलाल करूंगा, अजहर- सियासी जवाब ये देंगे। बिलाल और ये अजहर देंगे। कियानी साहब ने आज एक नया केस तोशा खाना 3 बना देना था अगर जमानत ना करनी ये होती। तो इनकी डिस्क्रिप्शन है, आपको पता तो है। नहीं ना बनाया आज। मेरी बात सुने, ये तो 780 असल के काम FIR भी नहीं। देते हैं, ये बिलाल तो अजहर कियानी 395 के साहब, FIR भी बुशरा देते हैं, बीबी उनके की पास जमानत अख्तियार क्या है। ये कोई हवा की तब्दीली, हवा का रुख बदल, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का, और थोड़ा लेट आने की ताकीद कर मैं माजरत ख्वाह भी हूँ जी। नदीम साहब बात यह है कि मेरे लिए ये कोई मेजर इवेंट या कोई अहमियत का हामिल नहीं है। कमाल है। मुल्जिम तो पाकिस्तान ये तहरीके इंसाफ की आप कह लीजिए कि सबसे बड़ी, सर मेरे नज़दीक की पाकिस्तान तहरीके personality इंसाफ भी इमरान खान के किसी बाद। अहमियत के हामिल नहीं है। इसलिए बुशरा बीबी और उनके जराइम जो हैं वो जराइम तो जराइम? रहते हैं। देखिए मुल्जिमा तो वो भी हैं। जराइम जेल का कौन मामला से हुआ ना होते जी, बिल्कुल तोशा खाना वाला जुर्म तो है। बुशरा जुर्म तो बीबी अभी ने देखिए अभी तो मुल्जिमा तो है ना जी, बेल ही हुई है ना, चले वो चली जाए, हम तो इंतकामी उस कार्रवाई में बिलीव नहीं बनाए करते। हुए हैं सर कियानी साहब, जाने ही दें। उसमें तो आपकी सारी पार्टियों की सारी लीडरशिप नहीं, देखिए जब आप खाना काबा की घड़ी बेचेंगे और जब आपको तोशा खाना के तहफ़ मिलेंगे और उसके अंदर आप उन तहफ़ को अपनी बीवी और उनकी अकॉम्प्लिस के जरिए बेचेंगे, डिक्लेयर नहीं करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर जुर्म तो होगा ना। अच्छा क्या नहीं सर, मैं इमरान खान को एक मसले पे ना बहुत तनकीद करता था। वो उसने मार्च करना था पेशावर से, तो वो उसका नाम वो अमर बिल मारूफ रखा है, क्योंकि ये इस्लामिक इस्तारे जो है ना हमारे जज्बात को भड़काने में बड़ी मावनत फराहम करते हैं। आपकी हुकूमत जो है पहले दिन से एक नेगेटिव अप्रोच के ऊपर है, और वो है खाना काबा की घड़ी भेज दी। खाना काबा की उसके ऊपर फ़ोटो बनी हुई है जो हमारे लिए दिलों के, हमारे एहतराम के करीब है, लेकिन खाना काबा की फ़ोटो है, उसके अंदर घड़ी है, वो डिज़ाइनर घड़ी है, मैंने जिस बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है, लेकिन आप उसको खाना काबा की घड़ी कह के बेचते इसलिए हैं कि उससे हमारे कोई मजहबी जज्बात, ये नेगेटिविटी इमरान के अंदर भी थी। नहीं सर, वो कासम अली सूरी उसके कान में कहता था थोड़ा इस्लामिक टच डाल दो, तो वो इमरान कहता था मैं वो हूँ जो खुद को आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को कहता है। तो आप दोनों सियासी जमातों के इसके अलावा भी कुछ अब आपने चूंकि जजमेंट किए मेरे ऊपर, तो मैं इसके ऊपर क्लैरिफाई करना चाहूँगा जी। हरगिज़ भी मेरा ये इम्प्लिकेशन नहीं है, हरगिज़ भी मैं रियासत मदीना के नाम पे हिपोक्रेसी बेचने के हक़ में नहीं हूँ जो इमरान खान ने किया, और हरगिज़ मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि मज़हब को इस्तेमाल किया जाए सियासत के लिए। मगर एक घड़ी खाना काबा की मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं कोई मजहबी जज्बात उजागर करना चाह रहा हूँ। मैं इस तनाज़ुर में ज़रूर कहूँगा कि एक आपके दोस्त मुल्क ने एक सिम्बॉलिक
एक रियासत के हेड को नामनासिब हरकत है। दोस्त ने नहीं देखिए, उन्होंने एक सिंबलिज्म है ना जी उसका। आपने उस तोहफे की अहमियत ये बनाई कि सस्ते दामों अंडे क्लियर करके बेच दी। आपने उसको एक स्टेट टू स्टेट एक वो मामला था जिसके अंदर इसका एक सिंबलिज्म है, एक दोस्त ममालिक के दरमियान दोस्ती का, और आपने उसकी ये अहमियत की। तो ये आपकी सोच एज ए मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म दिखाती है। मैं हरगिज़ भी उस तरह की सियासत में बिलीव नहीं करता जो इमरान खान ने बार बार मजहब को बेच कर करने की कोशिश की है। उनके हरकत कुछ और होती हैं, बातें वो कुछ और करते हैं। तो इसलिए हम तो हरगिज़ उसमें बिलीव नहीं करते, और मैं हरगिज़ भी जो आपने बात की उस तनाजुर में ना बात करता हूँ, ना मैं आइंदा कभी करूँगा। वैसे तोशा खाना के तोहफे लेना, उनको बेचना और कम वैल्यू के ऊपर 20% या 50% पे ले जाना, और वो वैल्यू वो जो FBR के ऑफिशियल मांगते हैं, ये सारी चीज़ें काबिल मजम्मत है। वो तमाम लीडर्स जिन्होंने ऐसे तोहफे लिए हैं, वो नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, नवाज शरीफ ने लिए हैं, जरदारी साहब ने लिए हैं, और आप सारे इसमें बराबर के PTI वाले कसूरवार हैं। वो शर्म का मुकाम है, इस तरह ही है जिसने वसूलियां की। नहीं, ये इस तरह ही है जैसे आप पनामा केस और 9 मई के जराइम के इक्विवेलेंस और उनके अंदर कैद की इक्विवेलेंस करने लग जाएं। एक एक्सप्रेसली लीगल काम हुआ और एक एक्सप्रेसली इलीगल काम हुआ। ये दोनों सूरतों में गैर इखलाकी काम है। मैं इसकी जस्टिफिकेशन आपको दूंगा ना इनको दूंगा, चाहे आप हुकूमत है तो आप रहे हुकूमत, लेकिन तोशा इमरान खान साहब ने जानते बूझते कि लीगल काम किया, उसमें उनकी वाइफ भी इन्वॉल्व हुई, उनकी दोस्त फरा गुगी भी इन्वॉल्व हुई, और ये काम हुए। पिछले तोशा खानों की लिस्टें छपी हैं, हमने सारों की पढ़ ली हैं, वो काबिल इस्ताइश काम था। नहीं देखिए, बात ये है 20% वैल्यू के अपने रूल बना के अपनी कबीना के लोगों से वैल्यूएशन करवा के तो खुद घरों को तोहफे जो ले गए हुए हैं वो सारे अच्छे काम किए हुए हैं। नहीं देखिए, वो तो उसके हवाले से इमरान का भी उतना ही बुरा काम है जितना आपका है। ये रूल है जिसको हमें सारों को सपोर्ट माजरत के साथ एक कैनी साहब को गंडापुर साहब का बयान सुनाइए। असल में हम जो सवाल था उसको छोड़ना पे लग गए, वो दोबारा गंडापुर का बयान सुनाइएगा। मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि इदारों में वो लोग जो चाहते हैं और इंशाल्लाह सब चाहते हैं, सिर्फ ये है कि वो अंदर की जो चीज है वो बाहर आने में टाइम लग जाता है। अब कौम की पोजीशन देकर तमाम इदारे बैठकर एक फैसला करेंगे। मैं इंतजार करूंगा इस बात का, जल्द पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा। बताइए कैनी साहब, तमाम अदारे फैसला करेंगे, पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छा फैसला सामने आएगा। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये गंडापुर उसलिए गायब ही इसलिए हुए थे, आज फिर रिहाई हो गई है, यही अच्छा फैसला सामने आ गया। मुझे जी इस शख्स की बातें माजरत के साथ फजूल हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। एक गुंडा है जिसको CM KP इमरान खान ने बनाया है। जी बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर KP को ये कह रहे हैं। जी इमरान खान साहब ने सोच समझ के इनकी पार्टी के अंदर बेहतर लोग, हुमायूं मोहम्मद साहब जैसे बेहतर लोग चाहिए। चीफ मिनिस्टर नहीं, अगर चीफ मिनिस्टर गुंडागर्दी पे उतर है तो उसको गुंडा ही कहना चाहिए। एक गुंडागर्दी को चीफ मिनिस्टरशिप के पीछे आप छुपा नहीं सकते। अगर आपने गुंडागर्दी पे उतरना है रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके, और आपने गोलेले और डंडे और पिस्तौलें उठा के फिरना है, तो गुंडागर्दी को गुंडागर्दी कहना पड़ेगा। ये मैं ये अल्फाज किसी लुत्फ के साथ या मैं कोई शौक के साथ नहीं कह रहा, मैं चीफ मिनिस्टर को नहीं चाहूंगा कि आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें। नहीं, तनकीद करिए कि उनका तर्ज़ सियासत बिल्कुल नहीं, तर्ज़ सियासत नहीं है। डंडे मारना, शेलिंग करना, टेयर गैस इस्तेमाल करना, रियासती मशीनरी इस्तेमाल करना, थ्रेटन करना स्टेट को, आइन को, खवातीन को, सहाफियों को स्टेज के ऊपर खड़े होकर गालियां देना, गुंडागर्दी। मैंने सबसे पहले उसके ऊपर तनकीद की, वो गुंडागर्दी हुई ना, कमेंट किए, चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऊपर कमेंट किए, मैंने यहाँ इस प्रोग्राम में, मगर ये गुंडागर्दी। लेकिन अगर आप बैठ के मेरे प्रोग्राम में उसके ऊपर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, मैं आप पे भी तनकीद करूंगा। नहीं सर, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये सारे अवामिल गुंडागर्दी के ज़ुमरे में। हुमायूं साहब आप जवाब देंगे सर। देखिए, इस तरह सबसे पहले तो मैं एक बात बता दें, तो जो तोशा खाना के केस की आप बात कर रहे थे, तोशा खाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो सारे के सारे गलत हैं। आप तोशा खाना जो एक केस आप बनाते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें मैंने तोशा खाना से ये गिलास लिया है, इसके ऊपर जो मेरा केस बना है, आप मेरे उसी तरह का एक और केस, अब आप कहें कि ये मग लिया है, फिर आप कहें कि ये पेंसिल लिया है, ये कर नहीं सकते। सर तोशा खाना लेना ही बुरी बात है, ये लीगली आप इस डिटेल में मत जाएं। सबसे पहले तोशा खाना मेरा टॉपिक नहीं है, इसलिए होल्ड ऑन मैं आपको सिर्फ बात बताता हूं। पहले तो ये केस इस तरह 2-3 होने ही नहीं चाहिए थे, नंबर 1। नंबर 2, जब आप लीगली बात करते हैं एज पर पाकिस्तान लॉ, पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि 2 चीज़ों के अलावा हर चीज़ आपकी कैबिनेट उसकी कीमत मुकर्रर करती है और आप वो ले सकते हो। ये पाकिस्तान का लॉ करता है। 2 चीज़ें जिसको एक्सक्लूड करता है, एक गाड़ी और दूसरे एंटीक्स। पढ़ ले, ये 2 चीज़ें आप नहीं ले सकते। उनमें से एक चीज़ लिए ना, वो हमारे सबसे शरीफ ख़ानदान वालों ने ली है, वो गाड़ी है। अच्छा, उसकी बाजी की बात यह, मंसूर अली खान के प्रोग्राम में मरियम साहबा ने कहा है कि डिक्लेयर किए अपने एसेट्स में कि मैंने ये BMW ली है। फिर जब एहसास हुआ, पीछे से कहा गया कि नहीं,
मैं उन चीफ मिनिस्टर साहबा की बात कर रहा हूं जो बगैर किसी मदद के एक सेंटेंस पाकिस्तान के बारे में लिख नहीं सकती है। एक सेंटेंस इमरान खान जलसों में तकरीरें करते हुए यूसुफ रजा गिलानी का नाम लेकर कहते थे कि हीरो का सेट वो घर ले गया। कितनी बुरी बात है, शर्म की बात है। ये बात इमरान खान ने 1001 दफा यहाँ ये डी चौक के धरने में कही थी, और वही इमरान खान हीरो का सेट खुद ले जाए तो कैसे लोग काबिल कबूल उसको कहेंगे? गलत है। देखिए, लेट्स कीप द मोरालिटी एंड लेट्स कीप द जो लॉ है उनको फिलहाल अलग। मैं मोरालिटी पे बाद में आऊंगा, मैं फिलहाल बात करता हूं। अभी बिलाल साहब ने एक बात की, इन्होंने कहा कि वो सारे गुंडे हैं जो स्टेज पे जाके इस तरह की बातें करते हैं। मैंने गंडापुर के बारे में कहा, मैं उसी रेफरेंस से आ रहा हूं। औरतों के बारे में बात करते हैं और इस तरह की बात करते हैं। पाकिस्तान उस डेफिनेशन के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? जिसने औरत की तस्वीरें ऊपर से फेंकी, है कि नहीं है? आईजीआई के जमाने में, जिस मर्जी जमाने में, है कि नहीं है? अच्छा, उस बंदे ने, दूसरी बात यह कि उस बंदे ने आज तक पाकिस्तान में, मुझे एक बात बताएं, वो जो ना जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी के बाद सिर्फ उस तरह की एक ट्रेजेडी हुई है, वो है ये जो मॉडर्न टाउन में उस तरह का वाहिद, ये वाहिद है। आप उस सोच को देखें। और अच्छा, ये वही सोच है। उस वक्त कौन सा लॉ आ रहा था जो इन्होंने अभी पास किया? उस वक्त जो लॉ आ रहा था वो आ रहा था जिसको हम रोलेट एक्ट कहते हैं। मुझे आजाद साहब इस पे बेल आउट करेंगे। रोलेट एक्ट में क्या था? आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए किसी भी बंदे को बगैर किसी जवाज के अंदर बंद कर दो। वो सब काम उस वक्त की जो क्या कह सकते हैं उसे, अपनी अंग्रेज वाली हुकूमत थी, और आजकल की वो जो इसको हम गोरी हुकूमत कहते हैं, और आजकल की चोरी हुकूमत ने वो की है। एग्जैक्टली वही काम किया है। अगर गुंडागर्दी की बात है तो इससे बड़ी गुंडागर्दी कोई नहीं थी। अगर गुंडागर्दी एज एन इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जाए तो गुल्लू भट्ट वगैरह कहां से निकले? अगर गुंडागर्दी की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर डंडे लेकर कौन गए? इनको तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो जाली है ना, उस जाली के ऊपर पीटीआई और उनकी शलवारों की फिक्र थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके डंडे लेकर करना वो नहीं थी। अच्छा, गुंडागर्दी की जाए, सिसिलियन माफिया किसको कहा गया? मैंने तो नहीं कहा। अच्छा, गुंडागर्दी की बात करते हैं, गुंडागर्दी की बात करते हैं, ये याद रखें। ब्रेक करीब आ गया, इसको वाइंड अप करें तो मैं ब्रेक ले लूं। देखिए जी, मैं आपको क्या बात बताऊं, मैं तो आप दोनों मेहमानों से दरखास्त कर रहा हूं कि एक दूसरे को गुंडा कहने की एक आखिरी बात, देखिए एक आखिरी बात, ये याद रखें, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, और इससे बड़ा जुल्म इस पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है। ये जो 26 सर जो जस्टिस अतर मिनल्ला जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मैं आप दोनों जमातों को, क्योंकि आप सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, मैं आपकी शेयर की वो वाली यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए जिस मानों में आपने इस्तेमाल किया। मैंने जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठते हुए जजमेंट लिखते हुए कहा था कि अगर दीन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये तौहीन दीन के ज़ुमरे में आता है। और अगर आप सियासी लोग ये नारे इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इससे लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हैं, तो मैं इस पे ऊपर hold on. I respect what Justice Athar Minalla has said as a judgment. I do not agree with him. आप ना करिए, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमारी ब्रेक के अंदर जो है ना, लाइव प्रोग्राम से ज़्यादा भी डिस्कशन जारी है, लेकिन उसी से स्टार्ट करते हैं। रियासत अली एजाज साहब, बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जो जुडिशल कमीशन का तस्वुर है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने हैं, इसमें सियासी लोग बैठे होंगे और सियासी लोग बैठकर तय करेंगे कि रियासत अली एजाज साहब ये केस सुनेंगे, और फिर उसी के आगे दरख्वास्त पेश की जाएगी कि रियासत साहब ये केस है, हमारा मुकदमा भी सुने। तो ये क्या जुडिशल इंडिपेंडेंस के मुनाफी है या ये ठीक है? इस पे 17 जजमेंट्स हैं। 1994 सुप्रीम कोर्ट है, मलक असद केस है, 1996 सुप्रीम कोर्ट है, इस पे शरफरीदी केस है, 1989 है, पेज नंबर 509 कराची, बेताज, यानी 17 जजमेंट्स का मैंने जिक्र किया, जहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इससे मुतासर होती है कि नहीं होती? होती है। तो फिर ये चैलेंज होगी? तो बिल्कुल होगी। इसके अलावा भी जो आपने लेजिस्लेशन करनी है ना, वो ताबे होगी आर्टिकल 227 के,
वो ताबे होगी इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के, वो ताबे होगी आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 के, वो ताबे होगी आर्टिकल 8 के। अब देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल है कि आपने प्रोग्रेसिवली जुडिशरी को इंतजामिया से अलग करना है। ये 175 सब आर्टिकल 3 कहते हैं, इसको अमेंड नहीं किया गया। तो ये जो लेजिस्लेशन है ये उससे भी मुतसादम है। अब आपने तो अलग करना था, आपने क्या किया कि वो अदलिया आपने उसकी सबॉर्डिनेट कर दिया। आपने पार्लियामेंट के बिल्कुल ठीक है जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है उसके भी तस्वर के खिलाफ क्लैश कर गई। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल था, यानी ट्राइकोटमी ये कहती कि 3 ऑर्गन है, 3 लेग्स हैं जिसके ऊपर ये आपका निजाम चलेगा। क्या? पार्लियामेंट, इंतजामिया और लेजिस्लेचर अदलिया। अब ये तीनों ने अपने अपने डोमेन में रह के काम करना, कोई इदारा दूसरे में ट्रांसग्रेस नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा। लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ दिस लेजिस्लेशन इससे ये सारा कोलैप्स कर गया। तो ये तो फिर 2 बुनियादी इशू हो गए। एक तो पहले सियासतदान खुद इंतजामिया हुकूमत बैठ के बेंचों की तश्कील साजी करेगी, वहीं दरखास्त लेके जाएगी, यहाँ इंडिपेंडेंस का इशू आ गया, और फिर इंतजामिया और अदलिया को जो लहदा करना था वो भी उससे मुतसादम हो गया। तो इसके ऊपर अगर चैलेंज हो जाएगी तो सुनेगा कौन? और दूसरी इसमें एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर इसलिए चूंकि जिस एक्ट की या जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसकी क्रिएशन है उस बेंच की, अगर उसको चैलेंज करेंगे तो वही लोग जो लेजिस्लेशन की क्रिएशन है वो कैसे बैठ के सुनेंगे? नो वन कैन बी अ जज फॉर हिज ओन काज। तो फिर उसका आपके पास इस अनोमली को दूर करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि एक फुल कोर्ट हो सकती है। चूंकि ये एक छोटा मैटर नहीं है, ये एक बहुत वास्ट मैटर है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है। तो वो देखें, जिससे मैं समझता हूं कि आपसे मैं एग्रीव्ड हूं, मैं अपनी दरखास्त भी आप ही के पास लेके आ जाऊं तो आप मुझे क्या इंसाफ देंगे? लेकिन यहाँ मैं तो बेनिफिशियरी हूं इस एक्ट का। पाकिस्तान में एक माजी में लतीफ़ा सुनाया जाता था कि वकील करने की बजाय जज कर लें। तो हुकूमत की इस तरमीम का मकसद ये है कि पहले जज अपनी मर्जी का कमीशन बना ले, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और फिर उसी के आगे जाके लेजिस्लेशन में देखिए, मैंने कल भी किसी शो में शायद ये बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और बाकी हाई कोर्ट के जजेस की वैल्यूएशन कौन करेगा? ये जुडिशल कमीशन करेगा, जिसके अंदर वो लोग भी होंगे। आज की जो ये है उसके अंदर, और या जो जैसे चीफ जस्टिस लगाने की कि जुडिशल कमेटी जो है वो चीफ जस्टिस लगाएगी, आज उसके अंदर कुछ वुगला है। इसके अलावा बाकी सारे पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने लॉ भी नहीं किया हुआ। तो इज इट पॉसिबल कि आइंदा आने वाली जो कमेटी होगी उसमें सारे वकील होंगे या नहीं होंगे? तो वो चीफ जस्टिस को कैसे जज करेंगे? उसकी कैसे उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे? सियासतदान इस चीज को कैसे लेते हैं उसके ऊपर भी मैटर करेगा। अभी जमात इस्लामी का मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि शायद वो इसको चैलेंज करेंगे। अफरा साहब खटक साहब की मैंने खबर कहीं पढ़ी है कि शायद वो इस पर अदालत में गए। पीटीआई से कल शुएब साहब हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि उनकी जमात गौर करेगी कि हमने शायद इसको चैलेंज करना है। डिसाइसिव आपने अनाउंस अभी करना है कि आपने चैलेंज करना है या नहीं करना। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने ये याद रखे फिरौन और मूसा का जो किस्सा है ना, वो अभी शुरू होने वाला है। फिरौन के घर में मूसा पला था और मूसा ने फिरौन को तबाह किया था, यही वो होने वाला है। मुझे जो असल अफसोस है ना इस मुल्क के साथ जो जुल्म हुआ है, देखिए आपकी इस मिसाल की मैं वजाहत भी नहीं पूछ सकता। मैं बता देता हूँ। पूछा तो कंटेम्प्ट लग जाएगी, ना ही वजाहत करिएगा। ठीक है, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। देखिए, इस मुल्क में बड़े अरसे बाद यके बाद दीगरे 3 ऐसे जजेस आ रहे थे कि जो मेरिट पे किसी भी लिहाज से किसी से कम नहीं है। तीनों जज अच्छे, जिनका नाम था तीनों जज, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और जस्टिस याही अफरीदी, तीनों कमाल के। उनकी आप बायोग्राफीज पढ़े सर, लेकिन उन तीनों के दरमियान में मतलब A+, अब उनमें जब हम तीनों को करते हैं तो पाकिस्तान का इस वक्त एक जज है जो इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट कहलाता है, वो है जस्टिस मंसूर अली शाह, जिसको दुनिया रिस्पेक्ट करती है। पाकिस्तान को छोड़ दे, जिसको दुनिया रिस्पेक्ट करती है, हमने उसको हटा दिया फॉर व्हाटएवर रीजन। या अफरीदी की भी इज्जत में कमी नहीं है। नहीं, मैं इक्वली गुड जज है। तीनों A+, मैटर ऑफ चॉइस, ठीक है ना। 99.99% है, लेकिन एक बंदा 99.9% है, तो ही इज स्लाइटली बेटर। इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट होना वो नहीं है, और कोई नहीं है, ये मंसूर अली शाह एक चीज है, तो मुझे उसका अफसोस है। लेकिन देखिए, आपको पता है पाकिस्तान में 1996 के बाद से एक बात चलनी शुरू हुई थी कि जैसे जस्टिस मुनीर थे, जैसे जस्टिस नसीम हसन शाह थे, होना ऐसे चाहिए जुडिशरी के वो पॉलिटिशियंस की इन्वॉल्वमेंट से बाहर हो। जैसे आपने कहा ना, एग्जीक्यूटिव्स के अंडर ना हो, एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट हो, जिसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स।
सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स मींस इख्तियारात की तकसीम है, अलग-अलग इन अदलिया का अलग है, इंतजामिया का अलग है। पावर्स मुझे आप ना कंट्रोल करें। अब वो चीज आई थी, ये 18th अमेंडमेंट में 2010 में भी ये बात चली थी, जिसको अगर आप मार्च 2010 का अगर आप एक इंटरव्यू तलत साहब के और इमरान खान की देख लें, इसी पॉइंट पे इमरान खान का यही पॉइंट था कि आप कैसे उन जजेस को एग्जीक्यूटिव के अंदर ला सकते हैं कि जो वो कर ले। ये चीज इन प्रिंसिपल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, इन प्रिंसिपल। अच्छा, इस चीज को आपने खत्म करना है। अब बात क्या होगी, हो गई है ये केस, पीटीआई करे ना करे, मैं कर दूं आप कर दे, ये चैलेंज हो जाएगा। अब चैलेंज हो जाएगा तो उसका एक ही हल होगा, और वो हल मेरे लिहाज से भी यही है कि वो हल ये होगा कि वो जाएगा फुल कोर्ट। अच्छा कैनी साहब, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, ये तो है ना कि कौन कौन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, और इसके एक दो इश्यूज़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को बैठ के तय करना पड़ेगा। बजाते खुद अभी तक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना है कि कौन सा मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील, वो एक थोड़ा सा उसमें थॉर्नी इशू है, सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर राय देनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, ये सेल थ्रू कर जाएगा सुप्रीम कोर्ट? नदीम साहब, मेरे नज़दीक तो सबसे पहले मैं आइन की दो शिकें पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि आइन का ही हवाला आर्ग्यूमेंट एंड डिबेट है, तो उसमें मैं दो शिकें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के हवाले से पढ़ना चाहूँगा। एक है आर्टिकल 239(5) जो कहता है कि नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर। और फिर सब आर्टिकल 6 ये कहता है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर इज नो लिमिटेशन वॉट एवर ऑन द पावर ऑफ द मजलिस शूरा पार्लियामेंट टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे नज़दीक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करने के हवाले से इससे ज्यादा वाज़ेह आइन की शिकें नहीं हो सकती। चैलेंज होगा नहीं देखिए, आपके लिखने के और आइन कहता है कर नहीं सकते, तो फिर आप कर लें रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, होगा, आप कर लीजिए। देखिए वो एक अलग बात है, मैंने तो आपको नहीं, अब हुमायूं साहब मेरी गुजारिश है, एक तस्वुर है, नहीं कैनी साहब जवाब देंगे, एक तस्वुर मौजूद है, एक तो इंटरप्रिटेशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का रूल, सर 63A की भी इंटरप्रिटेशन हुई थी ना, और रीराइटिंग हुई थी, जो अभी भी तो दोबारा हुई है ना, वो टाइम बाउंड होने के बावजूद आप सर वो तो ये मुनासिब बात तो नहीं, तो हुई है ना, तो गलत है ना, इसी सुप्रीम कोर्ट से है। दूसरी को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, पहली पे आप गुस्सा कर रहे थे, तो दोनों तरीका कार गलत हुए हैं। नहीं सर, 63 दूसरी से टाइम बाउंड हो चुकी थी ना, टाइम बाउंड होने के बाद हुई है, 30 डेज की बजाय 30 डेज की बजाय मैं 45 सीट्स के केस के अंदर भी क्लॉक रोल बैक की गई है, मेरे नजदीक गलत है। और 63A की तो बहुत ही ब्लेटेंट रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी। इस तरह था जैसे जजमेंट से आइन के अंदर एक सब आर्टिकल ऐड किया गया है, जिसकी हरगिज किसी को इजाज़त नहीं है पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत के अलावा। दूसरी बात यह है नदीम साहब कि जो भी बातें हो रही है ना कि पीटीआई इसको चैलेंज करेगी, ये करेगी, मुझे वो दिन याद है इन्हीं शोज़ के ऊपर, इसके पैसेज से चंद दिन कबल, कि जब ये मुसवदा चेंज हो गया था, तो मौलाना साहब ने जब कहा कि मैंने मेरी एफर्ट से अब ये मुसवदा इस स्टेज से पहुंच गया, तो पीटीआई ने भी उसको थोड़ा सेलिब्रेट किया। तो उन्होंने कहा था जी हमें अब इस मुसवदे पे कोई खास एतराज़ नहीं है, और हम मौलाना साहब के मशकूर हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए, और आज मुनसब गौहर साहब साथ साथ खड़े रह के खुश होते हैं, ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि हम वोट एहतजाजन नहीं डाल रहे, मगर अदरवाइज मुसवदे से हमें मेजर इशू नहीं है। ये बात यहाँ पे सामने रखना बड़ी ज़रूरी है जब ये कल चैलेंज करने का सोचें। तीसरी बात, इनके यू टर्न्स की इंतहा कोई नहीं है। तीसरी बात यह है कि उसी आइन के मुताबिक जब स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनी चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए, तो उस दिन पीटीआई ने नाम दिए, अली जफर साहब का नाम सेनेट से दिया, गौहर अली खान और साहिबजादा हामिद रजा का नाम नेशनल असेंबली से दिया, और अगले दिन कमेटी की मीटिंग बॉयकॉट कर दी। तो हुमायूं साहब जो आज एक लॉजिक पेश कर रहे हैं कि जी हमारे नज़दीक ये चीफ जस्टिस इसलिए होने चाहिए थे, काश कि वो यही लॉजिक उस कमेटी के अंदर जाके पेश करते जिसमें उनको वहां पे लाने के लिए एक दफ़ा एक एफर्ट भी की गई, मीटिंग को मुलतवी करके गौहर अली खान साहब को स्पीकर चैम्बर में बुला के उनसे गुजारिश की गई कि आप इस अमल का हिस्सा बने। अब यहाँ पे आके बातें करना चाहिए था, वहाँ इन राइटिंग अपनी राय देनी चाहिए, जी बिल्कुल जाके अपनी राय देते, मगर इनसे हमेशा इन्होंने फिलिस्तीन की कॉन्फ्रेंस का भी बॉयकॉट किया, आज इसका भी बॉयकॉट किया। तीसरी बात मैं ये जरूर करना चाहूंगा नदीम साहब, जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन के ऊपर देखिए, ये तासुर देना कि कोई एग्जीक्यूटिव की इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस आ गई है नहीं जी। देखिए, नंबर 1 पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव में तफरीक की जाए, नंबर 2 जुडिशल कमीशन के अंदर आज भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने जजेस की तैनाती करनी है, उसके चीफ जस्टिस जो है उसके सरबराह चीफ जस्टिस हैं, उसके अंदर 3 सीनियर मोस्ट जजेस, उनके बाद सुप्रीम कोर्ट के हैं, पाकिस्तान बार के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, 2 ऑपोजिशन के मेंबरान हैं, 2 ट्रेजरी के मेंबरान हैं, फेडरल मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल भी, जी अटॉर्नी जनरल भी। मगर हुकूमती अरकान या ट्रेजरी के अरकान को अगर आप देखें तो वो आज भी उस कमीशन के माइनॉरिटी के बेंच साजी में हुकूमत का कोई नहीं, और बेंच साजी करेगी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कौन बनाएगा? अब आप सुन लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कौन बनाएगा? नहीं, नंबर 1
आज भी हुकूमती वहां पे अराकीन या ट्रेजरी अराकीन जजेस से कम जजों होंगे। की तैनाती का मामला और है, जुडिशियल कमीशन के अंदर बैठ के बेंच की कंपोजिशन तय करना मामला और है। बेंचेस नहीं बनाएंगे, देखिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन बनाएगा सर? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए जो जजेस जेसीपी तैनात करेगा वो जजेस खुद उसके बेंचेस कौन तैनात करेगा? ये जुडिशियल कमीशन, जिसके अंदर जजेस आज टाइम टू टाइम गुजारिश सुन लीजिए, यही तो इशू है जो सर आज भी 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, 2 आपके ऑपोजिशन के मेंबरान होंगे, 7 ये होंगे, उसके बाद आपके पास पाकिस्तान सर, बार ये तो तफसील की बात है। नहीं सर, सरकार उसके अंदर बैठ के बेंच की तैनाती के लिए तरीकाकार भी और बेंचों की तैनाती किसने करनी है वो भी तय करेगी। मेरी गुजारिश नहीं, देखिए जुडिशियल कमीशन करेगा जिसके अंदर बैलेंस मौजूद है और बिल्कुल होना चाहिए। पॉलिटिकल लोग बैठ के बेंचों की तैनाती नहीं करेंगे, जजेस का तयन करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुनेंगे और फिर वो केसेस और वो बेंचेस फिर वो जजेस खुद बनाएंगे। सर यही तो बात है ना, यही तो मुतसादम है सर। देखिए इस पे आप देखिए मेरे नजदीक जुडिशियल कमीशन के अंदर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन जरूरी थी। आज पार्लियामेंट्री जजेस की तैनाती के हवाले से जो आपने रिफॉर्म की है मैं उसको सपोर्ट करता हूं। सर ये भी जजेस की तैनाती ही है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचों की कंपोजिशन में आपका रोल, बेंचेस की कंपोजिशन नहीं है, ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस का असूल के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए करेगा। आगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए अच्छा इसकी वजाहत इनसे पूछ लेते हैं। मैं समझता हूं जो साथ सर एक मैं सिर्फ टेक्निकल पॉइंट कि अगर जुडिशियल कमीशन एक फैसला करता है कि ये 8 या 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुनेंगे तो उनके 3 सीनियर मोस्ट जजेस फिर आगे बेंचेस खुद बनाएंगे। ये जुडिशियल कमीशन सर मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब आप जजेस की प्रोग्रेस रिपोर्ट वहां डिस्कस करेंगे, उनको वार्निंग देंगे और पहले टाइम देंगे और उसके बाद फिर भी वो नहीं इंप्रूव करते तो फिर आपका रेफरेंस उधर आप भेजेंगे। ये रेफरेंस तो 209 के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि इफ द जज इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एज अ जज इफ ही इज फिजिकली और मेंटली नॉट फिट, तो रेफरेंस तो वैसे भी जा सकता था। इससे जुडिशरी को अंडरमाइन करने की कोशिश है, अंडर प्रेशर रखने की है कि जब आपने उनकी रिपोर्ट, जब 10 फैसले आपके खिलाफ आएंगे तो उनकी रिपोर्ट 100 में से 100 आएगी। मुझे बता दें नदीम साहब, मैं आपके फैसले आपके खिलाफ करूं, आपके बीइंग एग्जीक्यूटिव, तो क्या आप मुझे फूलों के हार पहनाएंगे? फेल करेंगे मुझे फेल करेंगे। तो मैं समझता हूं कि किसी भी मुल्क के अंदर जहां आजाद अदलिया नहीं वहां रूल ऑफ लॉ नहीं है, और जहां रूल ऑफ लॉ नहीं है वहां सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, वहां मुल्क और कौम तरक्कियां नहीं करते जहां पे आजाद अदलिया नहीं है। मैं समझता हूं कि अदलिया को भी अपने डोमेन से बाहर नहीं जाना, हम ये भी डिमांड करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको देखिए, पार्लियामेंट का काम लेजिस्लेशन है ना, ये नहीं है कि आप उस तीसरे इदारे के इख्तियारात भी खुद ले लें। शुक्र है कि ये नहीं हुआ, शुक्र है कि ये नहीं हुआ इस अमेंडमेंट के अंदर कि मेरे बिलाल भाई ये कह देते कि पार्लियामेंट से कोई 17 सुप्रीम कोर्ट के जज, 17 इधर से ये भी जज ले लिए जाए, ये नहीं शुक्र हुआ। तो मैं समझता हूं कि ये इस्लामाबाद बात जाएगी जुडिशरी, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हम भी डिस्कशन इस पे हमारी भी जा रही है, गौर कर रहे हैं। तो एक लास्ट मिनट है सर हमायूं साहब, लंबा जवाब नहीं चाहिए आपको। इमरान खान की क्या उसको रिलीफ मिलने का इम्कान है? लास्ट मिनट। देखिए रिलीफ को छोड़, इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं 2 पॉइंट करूंगा, एक खत्म करूंगा जल्दी। बिलावल भुट्टो साहब ने खुद तकरीर की कि मुझे भी पता नहीं था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं बनाएंगे, तो ये डिसीजन कहाँ हुआ है? जब वो खुद कहते थे आखिर होता है ये जवाब दुरुस्त नहीं है उनका, क्योंकि सारी हुक्मरान जमातों का पहले दिन से क्लियर था 12 जुलाई के फैसले के बाद। वो झूठ बोल रहे हैं या बिलावल भुट्टो साहब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जवाब उनका दुरुस्त नहीं है। ठीक है। रियासत अली आज़ाद साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब और बिलाल अजहर कियानी साहब, हमें आपने ये किसी ने नहीं बताया कि डील क्या हुई है। हुमायूं साहब भी तकरीरें करके निकल गए, आपने हमें नहीं बताया, लेकिन अगले प्रोग्राम के लिए इसको रखते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।